हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित पांडे है और कल कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास स्पेशली आई थी कि सर इसका जो है मुझे गुलाम का लॉ जो वेक्टर फॉर्म है वो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से आप समझा दो। तो मैंने आज गुलाम के लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म निकल करके आता है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को स्टूडेंट बता रखा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वेक्टर लॉ पे पूरे भी क्वेश्चन भी लग जाए। मतलब ये जो वेक्टर फॉर्म है गुलाम का लॉ, उसके लिए उस पे क्वेश्चन भी लगवाए जाए और आपको ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म पे आप जितने क्वेश्चन कर लोगे उतना कम होगा। वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। सो यू नो वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म निकल करके आता कैसे है, वेक्टर फॉर्म में लाते कैसे हैं और वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन बनता कैसे है। तो उसके लिए आपका वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बता रखा था, आपका स्ट्रांग होना चाहिए और मैं आपको समझाऊंगा तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा ये आता कैसे है। मैंने 2 पॉइंट चार्ज ले लिया पॉजिटिव, मैंने 2 पॉइंट चार्ज ले लिया पॉजिटिव Q1 और Q2। ये x एक्सिस है, ये y z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने x और y एक्सिस के लाइन में 2 पॉइंट चार्ज ले लिया। एक मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ ले लिया Q2। यहाँ का डिस्टेंस है R2 सेंटर से, यहाँ क्या है R1। अब Q1 Q2 इसका हमारा डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर R1 जा रहा है, यहाँ R2 जा रहा है, तो अगर हम F21 यहाँ पर Q2 पे क्या फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। जब मैंने आपको बता रखा था कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है क्या होता है, रिपिल होता है। क्या होता है, रिपिल होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई फोर्स की। F12 फोर्स की डायरेक्शन और F21 फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम आई। अब फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, Q2 चार्ज पे क्या फोर्स होगा Q1 के द्वारा, मैंने लिख दिया है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे क्या फोर्स होगा Q1 के द्वारा, तो क्या होगा। अब इसका रिजल्टेंट क्या रहा है, R2 माइनस R1। इसको हम लिख सकते हैं R21। R21 इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, हम निकाल किस पे रहे फोर्स, F21 पे, तो यहां भी लगेगा R21। अगर यहाँ F21 है तो वहां R21 होगा। अब F21 इसके अगेंस्ट में फोर्स क्या लगेगा, किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में लगेगा, Q2 के अगेंस्ट में कौन सा फोर्स लगेगा, F21। डिस्टेंस क्या है यहां से R21। R21 की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1, जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 पॉइंट चार्ज ये हो गए हमारा बिंदु आवेश, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 का कैप, मतलब एकांक वेक्टर हमने ले लिया। अब एकांक वेक्टर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के 11th में कि वेक्टर R21 अपान मॉड R21। अगर R21 कैप की बात करो क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 अपान मॉड R21। तो फार्मूला क्या आया, F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। अब इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, R2 माइनस R1 की जगह पे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान R2 माइनस R1। यहाँ पर एक स्क्वायर था, यहाँ पर R2 माइनस R1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। तो क्यूब आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R2 माइनस R1 क्यूब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब सिमिलर अगर मैं बात कर दूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा, F12 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां हो जाएगा R1 1/4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस R2 हो जाएगा Q1 Q2। वहां पर एकांक वेक्टर R1 माइनस R2 हो जाएगा, इसका हम खोल देंगे R1 माइनस R2 वेक्टर अपान मॉड R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम देखें तो कूलाम का जो ये वेक्टर फॉर्म है, जो फोर्स लगा चार्ज पे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 और फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 द्वारा चार्ज पे जो Q1 द्वारा बल लगा या Q1 चार्ज पे जो Q2 द्वारा बल लगा, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब प्रतिक्रिया हो रहा है। अगर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत के बराबर क्रियाएं होती रहती हैं, दैट्स इज आर, वो ट्रू है।
क्योंकि हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, जो लीनियर ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन आता है वो कहीं ना कहीं न्यूटन के थर्ड लॉ से ही आता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर इसको कंप्लाई कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो चार्ज ऑन द फोर्स विल ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन द फोर्स, चार्ज ऑन द Q2, फोर्स ऑन द Q2 विल ऑलवेज इक्वल टू द रिवर्स फोर्स ऑन द Q1। ठीक, तो ये कैसे आया था मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, कहो तो फिर दोबारा प्रूव कर दूंगा। अगर आप ऐसे ले लो, एक चार्ज यहां पर Q1 है और दूसरा चार्ज यहां पर है Q2, यहां पॉजिटिव ले लो, यहां नेगेटिव ले लो, तब क्या होगा, तब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, तब यहाँ F12 की वैल्यू क्या आएगी और F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। यहाँ F12 की हम इसके बीच में डिस्टेंस R ले लेते हैं, यहाँ पर R12 आ जाएगा R1 माइनस R2, F12 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था तो माइनस आ जाएगा, इनटू वेक्टर R1 माइनस R2 का कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। अब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 माइनस में R1 माइनस R2 का क्यूब इनटू वेक्टर R1 माइनस R2। बहुत सारी बुकें हैं जो इस चीज को नहीं डिस्क्राइब कर रखा है, बट एक चीज आपको आनी चाहिए, कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कैसे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन से इक्विवेलेंट करेंगे, कैसे इक्विवेलेंट करेंगे, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो चार्ज को फोर्स लग रहा है स्टूडेंट Q2 पे Q1 द्वारा, या Q1 पे जो Q2 द्वारा लग रहा है, वो दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लाई कर रहा है बिल्कुल इस जो है कूलॉम के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पे, राइट। ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको कैसे कंप्लाई कर रहा है, क्योंकि वहां भी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहीं ना कहीं आता है निकल करके उससे, यहां भी हम देख रहे हैं कि अपोजिट हो रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी भी चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे आप समझ नहीं पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की। इसमें क्वेश्चन लगा देता हूं आपको कुछ, इसके बाद हम अगला टॉपिक आपको बताएंगे। अच्छा, न्यूटन का जो हमारा कूलॉम लॉ है, क्या कूलॉम लॉ हमेशा वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए? क्या कूलॉम लॉ हमेशा चार्ज के लिए वैलिड होता है? जो हमारा कूलॉम का लॉ होता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं लिस्ट कर रहा हूं। ठीक है, हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कूलॉम का लॉ कब हमारा वैलिड नहीं है, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है, और एक चार्ज यहां रखा है Q2। इसके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष डिस्टेंस हमने ले लिया। और हमने ये देखा 1 प्रकाश वर्ष। अच्छा, ये बताओ एक चीज, जो प्रकाश का वेग होता है, जो लाइट ऑफ वेलोसिटी होती है, उससे ज्यादा तेज मीडियम में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है? उसके अलावा उससे भी कोई मीडियम है कम्युनिकेशन का? उससे भी कोई तेज मीडियम है जो आपको पहुंचा दे सूचना? प्रकाश का वेग तो सबसे तेज है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे तेज तो किसी की वेलोसिटी नहीं होती है। तो उससे तेज अगर किसी की वेलोसिटी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस मीडियम में जो है हम फोर्स कंप्लाई कर सकते हैं? आप बताओ सोच करके। देखो, मैं आपको बताता हूं।
कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो प्रकाश की वेलोसिटी से ज्यादा तेज नहीं हो सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमने बात कर लिया एक यहां पर चार्ज Q1 है, यहां चार्ज Q2 है। हमने क्या बात किया, हमने ले लिया कि हम इस चार्ज को, मान लो ये चल रहा है हमारा कौन सा सन है 2020, हमने कर लिया कल्पना कि 2060 तक या 2050 तक मान लो इस चार्ज को हम थोड़ा सा इधर कर देंगे, हल्का सा डिस्टेंस को कम कर देंगे, थोड़ा सा यहां लाकर कर देंगे, यहां कर देंगे, हम यहां कर देंगे, थोड़ा सा यहां कर देंगे। तो अब यहां फोर्स जो लगेगा F1 2 और वहां फोर्स जो लगेगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी। चार्ज मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहां कर दिया, ये चार्ज पॉइंट चार्ज जो Q2 था मैंने यहां कर दिया। यहां की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जब चार्ज थोड़ा सा सेपरेट होगा, सेपरेशन आएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां की वैल्यू आई 1/4πε0 Q1 Q2, मान मैंने R ले लिया, कोई बात नहीं, R²। यहाँ की वैल्यू आई 1/4πε। जब मैंने चार्ज को हल्का सा सेपरेट किया तो यहाँ की मान लो डिस्टेंस अगर हमारा R था तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा R, हल्का सा कम हो गया डिस्टेंस, हल्का सा डिस्टेंस कम हो गया, तो Q1 Q2 R माइनस डेल्टा R का स्क्वायर। यहां बोल रहा है कि एक लाइट ईयर लगभग 2050 का हमने टाइम में रखा है, लेकिन क्या ये संभव है 2050 में हो जाएगा, क्या संभव है, पॉसिबल है ऐसा होगा, नहीं होगा। ये 2051 या 53 तक जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैकेनिक्स, रिलेटिविटी का सिद्धांत ये बोलता है कि प्रकाश की तेज कोई मीडियम तो है ही नहीं जो हमारे प्रकाश की वेलोसिटी होती है। अगर हम बात करते हैं m = m0 √1 - v²/c², इससे तुलना करेंगे तो लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। वेदर स्पीड एंड फोर्स नॉट कंप्लाई टू ईच अदर, कर ही नहीं रहे हैं। तो रिलेटिविटी मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लॉ कहीं ना कहीं वैलिड नहीं होता हमेशा। अगर आप बात करोगे इसको लिख दो, इससे वैलिड हो जाए, तो कभी वैलिड नहीं होगा कूलॉम का लॉ। तो हम बात जो करेंगे लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमारी पॉजिटिव होगी, ये हमारी निगेटिव होगी। तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारा ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, भैया बोलेगा कि मैं यहाँ आ रहा हूं, यहाँ आ रहा हूं। तो जब यहाँ आएगा तो अपना स्थान तो छोड़ ही देगा, ये कहीं ना कहीं डेल्टा कमी हुई है, टाइम भी हमारा ज्यादा लग जाएगा। 2050 की बात करें तो 2052 53 54 तक जाएगा वो, ठीक है, उतना टाइम लग जाएगा। जबकि हमारा रिलेटिविटी मैकेनिक्स बोलता है, तो इसलिए हमारा न्यूटन का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलॉम का लॉ है, अगर इस फॉर्म में करोगे तो ये कंप्लाई नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैकेनिक्स या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाते ये फेल हो जाता है, हर जगह वैलिड नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे होता है। मैंने आपको निकाल दिया, माने डेल्टा से निकालोगे तो क्या आता है, ठीक है। अब ये हमारा एक ड्रॉबैक समझो, एक हमारा एक ड्रॉबैक समझो। तो अगर हम ऐसे सिंपल लिख देंगे कि F1 F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। कितना चार्ज कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितना सेपरेशन हुआ, कितनी डिस्टेंस बढ़ी, कितनी घटी, कितना पॉइंट चार्ज हमारा, अगर बड़ा चार्ज का डिस्टेंस बढ़ेंगे तो कन्वर्ट होकर के पॉइंट चार्ज हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा एग्जैक्टली। डिस्टेंस हम इधर ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये कहीं ना कहीं कंप्लाई नहीं करता। इसलिए हमेशा उसके फॉर्म को हम लिखते हैं कि चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू 1, चार्ज ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। वो सारी चीजें हमको ड्राइव करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है, तब जाकर के स्टूडेंट हमारा निकल करके आता है। उससे हमारा कूलॉम का लॉ कहीं ना कहीं वैलिड है। बस अगर ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो ये वैलिड नहीं है, कभी भी वैलिड नहीं है। इसलिए हमेशा हम पूरी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस चीज को फेल करती है।
क्योंकि हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब उस पर फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा तो F इक्वल टू क्यू ई आता है। ये भी तो एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज जनरेट करता है। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये हमारा एक आवेशित गोला है, ये हमारा एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। ये हमारा एक आवेशित गोला है जो नायलॉन से बंधा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ए है। इस पे चार्ज क्या है, क्यू है। अब यहां से एक हमने 10 सेंटीमीटर पे दूसरा एक गोला रख दिया, वो भी क्या है, आवेशित हमने करना शुरू किया। वहां पे चार्ज क्या है हमारा, एक पॉजिटिव यहां है और एक पॉजिटिव यहां है, ठीक, दो पॉजिटिव है चार्ज इस पे। इसको हमने ले रखा क्यू डैश। कैसे हमने इसको आवेशित करना शुरू किया, एक प्रकाश का पुंज डाला। तो प्रकाश का पुंज डालोगे जब, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, प्रकाश के पुंज की शाखा जितना रिफ्लेक्ट करेगा उतना डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक। कैसे इसको करोगे, आवेशित करोगे, प्रकाश का पुंज होगा, उसको जब डालोगे तो प्रकाश की पुंज जो परछाई होगी हमारा, उसी डिस्टेंस एज्यूम कर लोगे तो डिस्टेंस लगभग आएगी 10 सेंटीमीटर। दूसरा हमने एक और लिया, एक गोला हमने और ले लिया स्टूडेंट, एक गोला और लिया, ठीक है। उसको हमने ले रखा ना अनावेशित गोले से, एक आवेशित लिया, दूसरा अनावेशित हमने लगा दिया, 1 2 3 4, एक हम इस पे अनावेशित गोला लगा दिए सी, ठीक, सी। जबकि यहां पर हमारा क्या है, 2 ही पॉइंट चार्ज, इसके भी 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, क्यू, क्यू डैश, सॉरी क्यू पूरा चार्ज है, ठीक है। डिस्टेंस हमने कुछ ले लिया, चलो ठीक है, डिस्टेंस ले लो। और यहां पर क्या कर दिया, एक आवेशित गोला ले आए और उसके साथ एक अनावेशित गोला डी रख दिया, ठीक है। अब हमारा आवेशित गोले का अनावेशित गोले का आवेशित गोले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस अनावेशित गोले का आवेशित गोले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर पूरे पे चार्ज क्यू है, जब इसको ऐसे आप लाओगे यहां पर, ये सेपरेशन होगा तो ये भी क्या करेगा, अपना 2 चार्ज इसे देगा, 2 चार्ज यहां कर लेगा तो चार्ज बराबर हो जाएंगे। अगर यहां चार्ज क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू डैश इक्वल टू क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2, 2 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 में डिवाइड हो जाएगा क्यू डैश की वैल्यू। फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेपरेशन होगा तो ये भी कम हो जाएगा, मान लो इसकी डिस्टेंस r है तो ये हो जाएगा r/2, तो हो जाएगा जब इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q/2, ठीक है। चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ q'/2 हो जाएगा, यहाँ q/2 हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 4। तो इसको क्यू डैश को हमने एफ डैश मान लिया था, क्यू डैश को हमने एफ डैश मान लेते तो एफ इक्वल टू लगभग आ जाएगा एफ डैश, किसके आ जाएगा, लगभग डिस्टेंस का। इंफॉर्मेशनल तो हो ही रहा है क्योंकि मैंने बता रखा था जो डिस्टेंस का और जो फोर्स का ग्राफ है, अगर यहाँ फोर्स है यहाँ डिस्टेंस है तो सेपरेशन होता
जाता है, इससे आता है 1/r², प्रपोर्शनल होता है, इनप्रपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमारा आ गया क्या, ये f की वैल्यू आ गई, f डैश इक्वल टू f 1/4πε क्यू क्यू डैश अपान r²। जब एक आवेशित गोले को अनावेशित गोले के संपर्क में लाएंगे तो चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर वहां क्यू चार्ज है, वहां q/2 हो जाएगा, वहां q/2 हो जाएगा। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां हम कूलम्ब काला निकाल करके उस फोर्स को निकाल लेंगे तो वो फोर्स आ जाएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चार था, यहाँ 2 था, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप में। ठीक है, वहां भी बराबर करेगा, वहां बराबर करेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 दे देगा, यहाँ 1 दे देगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में पूछा हुआ एग्जांपल है, तो मैंने आपको बता दिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो आगे भी क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पूरा आशा है। अच्छा, अगर चार्ज बहुत ज्यादा हो, मान लो यह नंबर ऑफ चार्ज हो, तो उनका फोर्स रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अगर नंबर ऑफ चार्ज यह हो, बहुत ज्यादा चार्ज हो, बहुत निकालो तो ऊपर चार्ज लग रहा है, आवेश लग रहा है, उसको कैसे आप बताओगे? स्टूडेंट, ये अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर नंबर ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा हो, 1-2 चार्ज के लिए तो आप रिजल्टेंट बना करके निकाल लोगे फोर्स। अगर नंबर ऑफ चार्ज आपके पास ज्यादा हो तो आप कैसे उनके बीच में फोर्स निकालोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है वेक्टर फॉर्म में। तो हम मान लो एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एक हम बना दिए पैरेललोग्राम, और हमने यहां पर ले लिया पॉइंट चार्ज Q3, Q4, Q1 और Q2। अब मैं बोल दूं कि इन पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, इन पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, किस पे? पैरेललोग्राम पे। ठीक है, तो हमने क्या लिया, यहां पर एक ले लिया बिगड़ इसका, R1 हो गया इसका डिस्टेंस। अब यहां पर Q1 ले लिया पॉइंट चार्ज, यहां Q3 ले लिया, यहां Q4, यहां Q2। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 से, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज विल बी F12, मतलब चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज 2 द्वारा, वो क्या होगा? F12। वेरी गुड, लिख दिया मैंने। चार्ज Q3 पे जो फोर्स लग रहा है, चार्ज F1 पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज Q3 पे, ये हो गया F13। अब चार्ज F1 पे जो फोर्स लग रहा है Q4 पे, F14 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मिल गया है। अगर 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मिल जाता है तो हम तीसरा वेक्टर इसके बीच से निकाल लेते हैं। यहां पर क्या होगा? F1 की वैल्यू, अगर हम ऐसे देखो, ये हमारा गया विकट, इसको हमने मान लिया F1 यहां लग रहा फोर्स Q1 से। ठीक है, Q1 का जो फोर्स है, चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 को हमने F1 फोर्स मांग रखा है। ये F1 फोर्स इसके बराबर होगा, किसके नियम से? वेक्टर के नियम से। वेक्टर के नियम से F1 की वैल्यू होगी F12 और F13 के बराबर। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर हम वेक्टर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या वेक्टर का हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पर एक फोर्स F आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? F12 प्लस F13। तो F13 प्लस F12 इसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट। अब देखना, F12 की वैल्यू क्या होगी F13 की? F12 पे क्या हो जाएगा? Q1 Q2, यहां पर ये और ये लेंगे, Q1 Q2, R12 हो जाएगा इसका, इसकी जो डिस्टेंस होगी इसके रिस्पेक्ट में R12 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स 1। अच्छा, ये देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट, ये भी पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट, तो यहाँ की डायरेक्शन ऐसे ही होगी जो कि यहाँ की डायरेक्शन है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। तो F12 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हमारा कैप है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। F13 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 का कैप, जिसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब F F12 प्लस F13,
तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी। बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको पहला जो काम बता रखा है वेक्टर रिजॉल्व करने का, वही इसमें है ही। अगर आपको वेक्टर समझ में आता है तो आप ये भी चीज समझ में आ जाएगा आपको। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बहुत आसान है, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट दिए हैं, डायरेक्शन दिया है, तो रिजॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान दो। अगर यहां जाओगे पॉजिटिव, इधर जाओगे निगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, यहां जाओगे निगेटिव, ये कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। हमें निकालना किसका है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जिसका मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो वेक्टर हमें निकालना, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना वेक्टर फॉर्म में, जहां हमने वेक्टर लिख दिया। अभी वेक्टर समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं लिया, हमने पॉइंट चार्ज सारे ले लिए। उस पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने फोर्स को निकाल लिया, कितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस पे, इस चीज पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं बात करूं अगर n नंबर ऑफ चार्ज आप पे रखे गए हो, तब उनके बीच में फोर्स कैसे एक्ट होगा। अगर n नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसे एक्ट होगा। यहाँ मैंने n नंबर ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3 हमने बहुत नहीं लिया, हमने Q4 Q5 तक चार्ज लिया है। सबका रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि चार्ज डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। जिधर डायरेक्शन उधर फोर्स, जिधर डायरेक्शन उधर फोर्स, जिधर डायरेक्शन उधर फोर्स। डायरेक्शन of positive charge will equal to direction of the force applied in charge. Direction of negative charge will always be equal to the direction of negative force, not positive force. तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो हमें निकल गया। तो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इसका आ जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट नंबर ऑफ चार्ज ले लो। हमारा मन है कि हमने नंबर ऑफ चार्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डॉट 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 F ये नंबर ऑफ चार्ज ले लिया, F1n लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालोगे, जब जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट जो फोर्स आएगा हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1। कितना नंबर ऑफ चार्ज लिया है, कितना नंबर ऑफ चार्ज लिया बताओ, कितना नंबर ऑफ चार्ज है हमारा, यह नंबर ऑफ चार्ज लिया है। तो यहां लिख सकते हैं Qn, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना Qn, लिख सकते हैं ना Qn, ठीक है। और डॉट 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 Rn तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है, जा सकते हो। क्या, अब एक चीज बता रहा हूं, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर R1 तक गए हो, Rn तक गए हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Rn का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I लेकर के 1 तक चले जाते हो। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ फोर्स पे आया स्टूडेंट। तो अगर हम वैल्यू लेंगे, देखो F12 की वैल्यू क्या होगी, F12 की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। तो 2 तो आया ही है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, R माइनस R2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं यह इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। कहां से ले रखे हैं हम, इसको हमने लेना कहां शुरू किया बताओ, कहां से हमने लेना शुरू किया, तो F12 से गया था, I बराबर 2 हो जाएगा, कहां तक ले गए, n तक ले गए, I बराबर 2 से लेकर n तक ले गए। ठीक है, हमारा Q1 है, बिल्कुल है, Q1 है तो Q, अगर इसको जोड़ोगे ऐसे
1 से लेकर के n तक जाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं i पावर 2 2n क्यू आई लिखोगे Q1 लिखोगे, ये बताओ अब। दो चार्ज है, आई लिख दो, अपान क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा R1 I का स्क्वायर, आई 2 से ले गए हो ना, तो R1 2। अच्छा ये बताओ एक चीज हम बता दें आपको, F12 की जगह R12 आएगा, F13 का जगह R13 आएगा, ऐसे डॉट डॉट I तक ले जाओ, F1I मतलब अनंत तक ले जाओ तो आएगा हमारा R1I। यहाँ क्या हो जाएगा R1I का कैरेट, या लिख सकते हो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन I इज इक्वल टू 2 n Q1 QI R1I वेक्टर अपान माट R1I। ठीक है, यहां लिख जाएगा R1I का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हो, अगर आपको हटाना भी हो तो क्यूब लिख सकते हो, क्यूब दिया जाएगा जब वेक्टर खोलोगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन I बराबर 2 n Q1 QI वेक्टर R1I। ठीक है, Q ये आ जाएगा R1I का क्यूब, ये फार्मूला हमारा निकल करके आ गया। यह नंबर आप अगर हमारे चार्जेस हो तो उनके बीच में इक्विवेलेंट फोर्स क्या निकल करके आता है, या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट 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 F1 या F1 इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान था। अगर हम पीछे जाते हैं प्रीवियस मैथ की हिस्ट्री पे तो आराम से ये निकल करके आपको समझ में आ जाती है। अगर नहीं आता है तो मैथ एक बार पढ़ो आप, आपको ये चीज क्यों नहीं आती, और बहुत ही आसान है ये। हम अगर n नंबर तक आप जाते हैं समेशन तो कैसे निकालते हैं, तो हमने n नंबर तक जाने के लिए यहाँ समेशन का वैल्यू रख दिया। क्वेश्चन हम करवाते हैं इस बेसिस पे स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो आपको लगता है कि नहीं लगता है। मैंने वेक्टर को रिजॉल्व करना इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ आपको सिखा दिया। अगर आपको अब भी ये चीज नहीं आए तो फिर मुझसे पूछना, और दुख की बात होगी कि आज नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाया है, पूरा एक से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। ठीक है, हर एक चीज मैंने कुछ नहीं छोड़ा है स्टूडेंट आपके लिए। अब एक क्वेश्चन है, दिस इज ए समबाहु त्रिभुज है, इक्वल इसके हैं सारे, ए बी सी। ठीक है, यहां पर एक चार्ज है, यहां चार्ज Q3 है, यहां चार्ज है आपका, सब पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव नहीं है, Q2, और यहां पर चार्ज है Q1। ठीक, अब बोल रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इनका इक्विवेलेंट फोर्स क्या होगा, किस पे इक्विवेलेंट फोर्स होगा, हमारा पूछा है इक्विवेलेंट फोर्स क्या होगा या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, फाइंड आउट। क्वेश्चन है फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, बताओ कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th का। देखो यहां से यहां तक हम एक माध्यिका खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना, यहां हमने एक को पॉइंट मान लिया, ठीक, खींच दिया, इसको बिंदु ले लो आप डी। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, ये भुजक ये भुजक, ये कोण ये कोण ये कोण, सबकी कितनी होती है 60 डिग्री होता है एंगल, कितना होता है 60 डिग्री एंगल होता है। अब हम लिख सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम एडी, यहां पर चार्ज हमने क्या मान लिया है, Q1 का माना था हमने, यहां पर माना था, यहां चार्ज हमने
क्यू इक्विवेलेंट ले लिया। चार्ज का ले लिया हमने क्यू इक्विवेलेंट, ठीक है। और हमने डिस्टेंस इसकी मान रखा है यल, यहां से यहां तक का यल इसने मान रखा है, यल हमने ले लिया है, ठीक। अब एक चीज हमें बताओ, इस पे एक चीज और देखो, क्वेश्चन और कुछ पूछा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं पूछा है, इतना ही पूछा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे रिजॉल्व करो, इसको ऐसे रिजॉल्व करो, ठीक है। ए है हमारा, तो ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? कास थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हमारा ये कितनी वैल्यू है? 60 डिग्री हमें लेना है ना यहां पे, तो ये पूरा 60 डिग्री है, कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो AD अपान AC इक्वल टू कास 30 डिग्री। तो AD अपान AC इक्वल टू √3/2। तो 2AD इक्वल टू AC √3 या AD अपान AC इक्वल टू √3/2। इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। इतना आ गया। अब AO बराबर क्या हो जाएगा? AO बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज के सिद्धांत से AO इक्वल टू हो जाएगा AD, होगा कि नहीं होगा? इस त्रिभुज के सिद्धांत से AO इक्वल टू 2AD/3। और AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू क्या है? A इक्वल टू AD की वैल्यू है हमारा AC √3/2, और यहां क्या है? 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो AO इक्वल टू आ जाएगा AC √3/3। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो AO इक्वल टू AC √3 गुणे √3/3 ठीक है। हो जाएगा कि नहीं? √3 गुणे √3, 3√3, 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A इक्वल टू AC अपान √3, मतलब L अपान √3 होगा कि नहीं होगा? AC की L तो डिस्टेंस है, L अपान √3 आ गया AO की वैल्यू। अब तुमको क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। अब चार्ज पूछा है, चार्ज क्या हो जाएगा बताओ? चार्ज क्या हो जाएगा इस पे? इस पे चार्ज हो जाएगा F इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां कितनी आई वैल्यू AO की? L अपान, अगर यहां पर एक Q चार्ज है तो √3 में डिवाइड हो जाएगा, Q√3 में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा चार्ज Q ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां क्या हो जाएगा? तो √3 गुणे √3 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक। इक्विवेलेंट जो हमारा फोर्स लग रहा है कूलॉम के नियम से अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हो जाएगा। क्यू कैपिटल ले लो और एक स्मॉल क्यू ले लो। यहाँ पर क्या है? कैपिटल क्यू ले लो या स्मॉल क्यू ले लो। एक क्यू है स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल क्यू ले लो चार्ज, ठीक। क्यू यहाँ पर है, सारे रिजल्टेंट इसका क्यू है, तो अपान आर स्क्वायर क्या है? L स्क्वायर हमारा है। L, एक चीज बताओ, L अपान हम जब इसको √3 करते तो ये √3 यहां चला जाता, ये √3 हमारा यहां चला जाता, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है, ठीक। तो यह 50 इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3Q इंटू स्मॉल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। इस ट्रायंगल पे इतना रिजल्टेंट फोर्स आएगा अगर चार्ज यहाँ पे हो, ठीक। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत आसानी समझा दिया। यहाँ पर चार्ज कहाँ हो रहा था, कैसे हमने चार्ज को निकाला, ये बहुत आसानी से आपको मैंने समझा रखा है। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कहाँ जाएगा फोर्स? F2 यहां जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Q2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अगर हम रिजल्टेंट की बात करें Q1, यहाँ पर अगर R कैप हम ले लेते हैं डिस्टेंस, तो हमारा आ जाएगा F1 यहां आ जाएगा। तो चार्ज हमारा क्या है? सेम है। Force if charge is same at each point charge,
Q। सब पे चार्ज हमारा सेम है और यहाँ हमने चार्ज क्या ले लिया, Q ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन था, बस आपको त्रिभुज के नियम समझ में आने चाहिए। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे लगा तो मैंने आपको यहाँ पर निकाल रखा है। ठीक है, अगर अब आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, अगर यहाँ पर एक स्क्वायर है और यहाँ पर सॉरी, अगर यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर चार्ज रखा है Q1, Q2, Q3, सॉरी इसको स्मॉल में लिखते हैं। कभी भी हम फैक्टर में चार्ज को डिनोट नहीं करते हैं, गुलाम जी हमारे, उनका वो नहीं करेंगे, हम सम्मान करना चाहिए वैज्ञानिकों का। महान वैज्ञानिक, यहाँ पर चार्ज हमने Q1 दे दिया, यहाँ Q2 दे दिया, यहाँ Q3 दे दिया, यहाँ Q4 दे दिया। फाइंड आउट इक्विवेलेंट चार्ज, इक्विवेलेंट फोर्स इफ पॉइंट चार्ज इज सेम ऑन स्क्वायर, इफ पॉइंट चार्ज इज सेम एट स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप करना घर पे। मैं ये क्वेश्चन लिया हूं कि एक ये स्क्वायर है, ठीक है, इस पे सब पे चार्ज हमारा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 है Q। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, लगा के बताऊंगा जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया। आपको बस बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग होगा आपका मैथमेटिक्स का ख्याल पूरा वो खेल होता है फिजिक्स में। अभी तो कैलकुलस की वैल्यू आएगी बारी, डिफरेंशिएशन की बारी आएगी। तो डिफरेंशिएशन और कैलकुलस अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो ये चीजें भी आपकी मजबूत नहीं हो पाएंगी। उसको भी मैं आपको इस क्लास लेकर के बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरी लगती है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। नहीं आता है तो अपना बेसिक मजबूत करो। और देखो मैंने कितने अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट जरूर करना अगर समझ में नहीं आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं लेक्चर नहीं खत्म करता हूँ। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 6-7 नीट में आए हुए, जेई में आए हुए 8-9 क्वेश्चन करवाऊंगा टप टप। उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा सॉल्व करके, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, कोई भी बुक उठाओ, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन अपने द्वारा बनाओ, किताब देखकर कभी क्वेश्चन मत बनाओ। किताब मत देखो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, अपना माइंड लगाओ। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा। जब आप गलती करोगे तो आपकी जो माइंड है, जो डेवलप होगा, माइंड में कॉन्शियस डेवलप होगा, वो बहुत बड़ी बात होगी, वो आपको क्वेश्चन बनाने देगा। ठीक है, जब गलती करोगे तभी सही करोगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो।